नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर ज्योग्राफी के आज हम सेकंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। ये जो बच्चों सेकंड पेपर है, आज आपका पेपर लगा हुआ अवध विश्वविद्यालय का, और फिर जो है 14 तारीख को जो कि MJPRU का भी पेपर लगा हुआ है। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ये आपका सेकंड पेपर, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है, ये आपका पेपर का आपका नेम है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो रिमोट जो सेंसिंग है जिसको हम कह सकते हो, और जो है इसमें GIS, इन्हीं से दो इसमें क्वेश्चन है। यही से आपका पेपर जो है मोस्टली आपका जो है 80% आपके इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जिससे कि पहला पूछेगा कि रिमोट सेंसिंग क्या है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका फंसेगा। इसका विषय क्षेत्र क्या है बच्चों, इसका जो है अवस्थाएं इसकी क्या है, इसके चरण क्या है। तो इस तरह से इसके प्रकारों के बारे में भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है। इसका विषय क्षेत्र का है, इसके महत्व क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले सुदूर संवेदना क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। तो सुदूर संवेदना, इसको जो है दूर संवेदन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है बच्चों की किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना, मतलब बिना छुए, स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो है उसको बिना छुए हुए उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको बच्चों जो है याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि स्थानिक जो है आंकड़ा क्या है, उसके बाद है GPS क्या है, GIS क्या है, इनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्थानिक आंकड़ा क्या होता है बच्चों, और गैर स्थानिक आंकड़ा क्या है, ये दोनों समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्थानिक आंकड़ा और जो है गैर स्थानिक जो आंकड़ा है इसके बीच में अंतर क्या है बच्चों, या फिर इसकी परिभाषा। तो स्थानिक जो आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से जो है संबंधित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी जो है शहर की जनसंख्या से संबंधित हो सकते हैं, या फिर जो है जलवायु डेटा से संबंधित हो सकते हैं, भूमि उपयोग का डेटा इससे संबंधित हो सकते हैं। तो जो होते हैं स्थानिक आंकड़ा होते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद जो गैर स्थानिक जो आंकड़े हैं, ये जो है आंकड़े स्थान से स्वतंत्र होते हैं और जो है केवल संख्यात्मक सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी कंपनी की बिक्री, और आंकड़े या जो है किसी सर्वेक्षण के परिणाम। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से GPS क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। तो GPS क्या होता है बच्चों, GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो उपग्रहों के एक नेटवर्क पर आधारित एक जो कि नेविगेशन सिस्टम है, जो आपको पृथ्वी पर कहीं भी अपनी सटीक जो है लोकेशन, मतलब स्थित, गति या फिर जो है समय बताता है। इसी को हम GPS कहते हैं। आपने देखा होगा कि GPS का प्रयोग करके हम जो किसी स्थान पर जो है कह सकते हो जा सकते हैं, उस स्थान का हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं कि हम किस स्थान पर खड़े हुए हैं। यही आपका GPS होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्मार्टफोन में आप गूगल मैप का जो उपयोग करके आप कहीं पर जो है रास्ता खोजना हो आपको, तो उस स्थान पर आप जो है जा सकते हो। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि GIS क्या होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, एक जो कि कंप्यूटर आधारित एक तकनीकी है जो डेटा को इकट्ठा, उसको प्रतिबंधित, उसका विश्लेषण और मैप करने के लिए इस्तेमाल इसका बच्चों होता है, जिससे जो है पैटर्न, संबंध, प्रवृत्तियों को समझने में जो है मदद मिलती है। उदाहरण के जैसे कि शहरी जो है नियोजन, जैसे कि स्कूल जो है कहाँ बनाएं, और जो है पर्यावरण जो है प्रबंधन, मतलब जो है प्रदूषण से जो प्रभावित क्षेत्र है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण, जैसे कि दिल्ली वगैरह में, तो हम GIS के माध्यम से हम उस स्थान को जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपदा प्रबंधन, जैसे कि बाढ़ के खतरे वाले इलाके, तो इसके माध्यम से हम जो है हम जान सकते हैं। ठीक है, जो मानचित्रों, डेटा की परतों का उपयोग करके बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है, जैसे कि गूगल मैप का जो है उपयोग। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और भी यहाँ से फिर इसकी परिभाषा दी हुई है GIS की। ये क्या है, कैसा जो है ढांचा है जो भौगोलिक स्थान को विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे कि जनसंख्या, मिट्टी का प्रकार, सड़कें, इससे जो है जोड़ता है, जिससे हमें जो है समझने में मदद मिलती है कि चीज़ें कहाँ हैं, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से DEM जो कि मॉडल है बच्चों, जिसको हम कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जो कि अंकीय उच्चता मॉडल है, ये क्या होता है। उसके बाद है आंकड़ों के स्रोत क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपका वेक्टर, वेक्टर आंकड़ा क्या है सबको समझेंगे। फिर है सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म क्या है। उसके बाद है भू संदर्भन क्या है। उसके और बाद जो क्वेश्चन दिया कि GIS की नवीनतम जो प्रवृत्तियां है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है, जिसे हम अंकीय उच्चता मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई एक डिजिटल त्रिवीय, मतलब 3D निरूपण है, जिसमें पेड़,
पौधे, इमारतें इसमें जो है शामिल नहीं होती बच्चों। इसमें क्या है, एक प्रकार की पृथ्वी की जो सतह है बच्चों, ठीक है, ये जो सतह है इसकी जो है ऊंचाई का एक डिजिटल जो कि 3D निरूपण है, या फिर 3D कह सकते हैं उसका मॉडल है, या जो है कंप्यूटर आधारित जो है डेटा सेट है, जो भूगोल, मानचित्रण, शहरी नियोजन और जो इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भूमि की बनावट, मतलब जो जमीन की बनावट है, जो उसका ढलान है, जो उसकी ऊंचाई है, इसकी जानकारी हमको प्रदान करता है, जिसे हम लिडार और जो अन्य रिमोट सेंसिंग तकनीकों में जो है इसको बनाया जाता है, इसके माध्यम से इसको जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आंकड़े क्या होते हैं बच्चों। देखो, आंकड़े जो है निम्नलिखित विधियों से एकत्र किए जाते हैं, जैसे कि जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा जो है व्यक्तियों के समूह या फिर संस्था या फिर संगठन के द्वारा जो एकत्र किए जाते हैं, जो आंकड़ा एकत्र किया जाता है बच्चों, वे जो है प्राथमिक जो है स्रोत कहलाते हैं आंकड़ों के। दूसरे हम बात करें, दूसरी तरफ आंकड़ों जो है, जो आंकड़े होते हैं किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित जो संसाधन है इसके द्वारा कोई एकत्र किए जाते हैं, तो इसको हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं आंकड़ों के। तो इस तरह से इसकी आपको परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद है वेक्टर क्या है बच्चों, जो है रजिस्टर क्या है। वेक्टर और रजिस्टर क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। वेक्टर और जो है रजिस्टर डेटा डिजिटल इमेज और ग्राफिंग को जो है दर्शाने के दो प्रमुख तरीके हैं बच्चों। यदि हम रजिस्टर की बात करें तो ये क्या है, रजिस्टर को जो है रंगीन बिंदुओं से ये बनता है और तस्वीरों के लिए अच्छा है, लेकिन जूमिंग करने पर जो है जो तस्वीर है धुंधली हो जाती है इसमें। जबकि जो वेक्टर है ये गणितीय जो है समीकरण से बनता है, जिससे यह जो है कितना बड़ा भी हो या फिर कितना भी छोटा सा करने पर अपनी क्वालिटी नहीं खोता। मतलब जो है इसमें कोई भी जो इमेज ली जाती है इसके माध्यम से अपनी चाहे फोटो को जितना भी छोटा करो फिर बड़ा करो तो अपनी जो क्वालिटी है उसको नहीं खोता है, और लोगो या जो है डिजाइन के लिए बेहतर ये है। इस तरह सबको लिखना है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि भू संदर्भ क्या है आपको बताना है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान को डिजिटल डेटा जैसे कि मानचित्र, हवाई के द्वारा जो तस्वीरें ली जाती है हवाई जहाज के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं उपग्रह पे, तो इससे जोड़ने की एक प्रक्रिया है ताकि उस डेटा को वास्तविक भौगोलिक निर्देशांकों से जोड़ा जा सके, जिससे सटीक स्थानिक जो विश्लेषण है, जो मानचित्र जो है वो संभव हो सके। यह प्रक्रिया विभिन्न डेटा परतों को एक साथ लाने, उसका जो है संरेखण करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिएगा, यहाँ से सेक्शन आपका बी आ गया है, ठीक है। इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, जो कि जिसमें 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जीआईएस का उद्भव विकास आपको समझाना है। उसके बाद है जीआईएस के ज्ञान की आवश्यकता, इसके महत्व को आपको बताना है। उसके बाद है जीआईएस का क्षेत्र बच्चों क्या है, इसके अध्ययन के उपागम क्या है। उसके बाद है सुदूर संवेदन क्या है, सुदूर संवेदन के विभिन्न जो चरण है बच्चों, इसके जो प्रयोग है इसका वर्णन हम करेंगे। उसके बाद है संसाधन जो है मानचित्रण में सुदूर संवेदन की उपयोगिता का आपको विश्लेषण करना है। उसके बाद है जीआईएस में मानचित्र प्रक्षेप की उपयोगिता की आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जीआईएस के विकास में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसको हम भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रारंभिक जो स्वरूप है इसका बच्चों, जो कि 1960 ईस्वी के आसपास जो है माना जाता है, जब कंप्यूटर आधारित जो है भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रक्रिया प्रयोग में लाई गई थी। इसका पूर्व रूप सैकड़ों वर्षों से मानवीय जो है प्रकल्पों द्वारा जो है संचालित था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जनगणना विभाग और भौमिकीय सर्वेक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला ने भौगोलिक सूचना तंत्र का जो है प्रयोग किया, और इसी तरह कनाडा में कनाडियन भौगोलिक सूचना तंत्र, ब्रिटेन में प्राकृतिक प्रायोगिक शोध केंद्र पर्यावरण विभाग को भी जीआईएस के विकास का श्रेय जो है माना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है कार्य किया। इसके आधार पर अनेक जो व्यावसायिक संस्थाएं थी, इसने जो है जीआईएस से संबंधित जो अनेक सॉफ्टवेयर थे उसका विकास किया, और 1970 ईस्वी तक कंप्यूटर आधारित जो आंकड़ा जो है संजाल विकसित हो चुका था। और इसी समय भौगोलिक सूचना तंत्र में टोपोलॉजी और ग्राफ सिद्धांत का उपयोग बहुत सहायक जो है सिद्ध हुआ। यह प्रक्रिया 1980 ईस्वी में व्यक्तिगत कंप्यूटर के विकास से आगे बढ़ी, और 1990 ईस्वी में कंप्यूटर आधारित जो आंकड़ा है, आधार की कल्पना और जो सूचना है तकनीकी का व्यावसायिक विकास हुआ। और इस समय भूविज्ञानों के अतिरिक्त बहुत से व्यावसायिक कार्यों में भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग जो है हो रहा है। इस तरह से इसका विकास आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों जीआईएस ज्ञान की आवश्यकता क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो देखो, आज के जो जटिल विश्व में जो जटिलता है उसको बेहतर बनाने, उसमें जो है निर्णय लेने के लिए
संसाधन का कुशल प्रबंधन करने के लिए विभिन्न जो स्थानिक समस्याएं हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, इसको समझने उसका समाधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीआईएस, क्योंकि यह जो है डेटा को मानचित्रों, स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से विजुलाइज करने, पैटर्न, रुझानों, संबंधों को उजागर करता है, जिससे सटीक योजना, प्रभावी कार्यवाही जो है संभव हो पाती है। और इसका महत्व जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, परिवहन जैसे कई क्षेत्रों में है, जो हमें पृथ्वी को एक नए दृष्टिकोण से देखने, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की में जो है मदद हमको ये करती है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ से इसके हम आवश्यकता और इसके हम ज्ञान की बात करें थोड़ा विस्तृत में, जैसे कि जटिल जो समस्याओं का समाधान, जैसे कि जलवायु परिवर्तन बच्चों, शहरी असमानता जो है, संसाधनों की जो कमी है, जिससे समस्याओं को समझने उसके समाधान के लिए स्थानिक जो डेटा है उसका विश्लेषण जो है आवश्यक है। उसके बाद है सूचित जो है निर्णय, या निर्णय निर्माताओं को डेटा को मानचित्र के रूप में देखने और जो है पैटर्न समझने में जो है मदद करता है, जिससे सटीक और सुविचारित निर्णय जो है लिया जा सकता है। ठीक है, अगला भी देखिएगा संसाधन प्रबंधन। तो प्राकृतिक जो संसाधन जैसे कि वन, जल, इसके जो प्रबंधन, इसका प्रबंधन हम कर सकते हैं इसके माध्यम से, उसका संरक्षण के लिए जीआईएस महत्वपूर्ण है। आपातकालीन फिर प्रक्रिया जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि बाढ़, आग, इसके दौरान जो है त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया के लिए वास्तविक समय के डेटा लेआउट की जो है समझ जरूरी है। उसके बाद है शैक्षिक उद्देश्य। तो छात्रों को स्थानिक सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए जीआईएस एक शक्तिशाली उपकरण है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों हम जीआईएस के हम महत्व की बात करें। ठीक है, अब इसके महत्व भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। जैसे कि पर्यावरण जो है सतत विकास, तो यह जो है पर्यावरण जो प्रभाव है उसका विश्लेषण करने, जैसे कि पर्यावरण जो प्रभाव, जैसे कि जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, ठीक है, उसका हम कैसे बचाव करें, उसका विश्लेषण करने के लिए, जो प्रदूषण है उसका पता लगाने के लिए सतत विकास योजना को बनाने में जो है मदद करता है हमारी। उसके बाद है शहरी और जो क्षेत्रीय नियोजन। तो शहरों के विस्तार, बुनियादी उसका जो ढांचा है जैसे कि स्कूल, अस्पताल, परिवहन, इसकी योजना बनाने और भूमि उपयोग की अनुकूलित करने में भी जो है सहायता करता है। उसके बाद है आर्थिक और जो है वैश्विक अनुप्रयोग। तो लक्षित जो है विपणन, कुशल जो है वितरण, मार्ग योजना, ग्राहक प्रोफाइलिंग के लिए उपयोगी इसका जो है किया जाता है। उसके बाद है स्वास्थ्य और जो है सामाजिक मुद्दे। तो रोगों के प्रसार, जो रोग होते हैं उसके प्रसार और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी जो हमारी ये मदद करता है जीआईएस। उसके बाद है परिवहन। तो परिवहन नेटवर्क की योजना बनाने, यातायात जो है प्रवाह का विश्लेषण करने, उसको जो है बेहतर बनाने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है विजुअलाइजेशन और जो है संचार। तो जटिल जो भौगोलिक डेटा है उसको आसानी से समझने में मानचित्रों में प्रस्तुत करता है, जिससे हम जानकारी का संचार आसानी से जो हो पाता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो जीआईएस क्या है? जीआईएस जो ज्ञान है बच्चों, हमें जो है कहाँ और क्यों के सवालों के जवाब खोजने में जो है मदद करता है, जिससे हम अपने जो आसपास की जो दुनिया है उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसे जो है बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य आपको बताना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो भौगोलिक सूचना जो तंत्र बच्चों, ये आंकड़ा जो प्राप्ति से लेकर के उसका संग्रहण, प्रक्रमण और विश्लेषण का कंप्यूटर आधारित तंत्र है। इसके विभिन्न जो है उद्देश्य हैं निम्न है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो नियोजन है और जो निर्णय प्रक्रिया है इसके समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाना। दूसरा फिर इसका है कि आंकड़ों के वितरण प्रक्रिया के लिए सक्षम संसाधनों को प्रदान करना, इसका जो है कह सकते उद्देश्य है। उसके बाद है आंकड़ों के प्रक्रियात्मक जो है स्तर पर पुनरावृत्ति को कम करने से जो है कम करना। उसके बाद है विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जो सूचनाएं हैं उसको समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करना। उसके बाद है नई नई जो सूचनाएं हैं उससे प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना इसमें शामिल है। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक जो है आंकड़ों की सहायता से किसी भी धरातल तथ्य के बारे में, मतलब धरातल पे कोई भी तथ्य के बारे में, चाहे प्रदूषण हो या फिर कोई पर्यावरण कोई घटना हो, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए हमको मदद करती है। ठीक है, और फिर है सुदूर संवेदन की परिभाषा क्या है बच्चों, जिसका हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यह जो है वह तकनीकी है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह या जो है किसी वस्तु की जानकारी बिना सीधे संपर्क किए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो कि सतह के द्वारा जो कि फोटो के माध्यम से किसी हम जानकारी ले लेते हैं, या फिर कह सकते हो कि कौन सा जो है कितनी दूरी पर, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अपने स्थान से हम किसी चीज़ को
जो कि देखें कि कितनी दूरी पर है। जैसे कि हम अपने स्थान से देखें कि अयोध्या कितनी दूरी पर है, तो मोबाइल पर हम देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया? तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे होते हैं, तो रिमोट लेके आप बैठे रहते हैं, कहीं ये चैनल बदलते कहीं ये चैनल बदलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भैया रिमोट सेंसिंग ही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह या किसी वस्तु की जानकारी बिना सीधे संपर्क दूर से प्राप्त की जाती है। इसमें जो है उपग्रह, हवाई जहाज, ड्रोन जैसे उपकरणों से जो है प्राप्त चित्रों, डेटा का जो उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो हवाई जहाज़ों के माध्यम से कुछ तस्वीरें ली जाती हैं, कुछ ड्रोन के माध्यम से आपने देखा होगा, जैसे कि नहर वगैरह की सफाई होती, तो अब ज़्यादा कोई अधिकारी इतना नहीं जो कि ड्रोन को उड़ाकर जो है उसकी जो है देख रेख कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है सुदूर संवेदना ही हुई। अब इसकी प्रक्रियाओं की हम बात करें बच्चों, तो डेटा संग्रह करना इसकी पहली प्रक्रिया है। तो ये जो उपग्रह या जो हवाई जहाज पर लगे जो सेंसर है, इससे पृथ्वी की सतह से परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा को जो है संग्रहित किया जाता है। यह ऊर्जा जो है विभिन्न तरंगदैर्ध्य जैसे कि दृश्य और रक्त में जो हो सकती है। उसके बाद होता है डेटा जो है प्रोसेसिंग। तो जो है प्राप्त जो कच्चा डेटा है उसको कंप्यूटर की मदद से संसाधित किया जाता है। इसमें जो है चित्रों को सुधारना, रंग संतुलित करना और त्रुटियों को दूर करना इसमें शामिल है। उसके बाद बच्चा है जो है डेटा का व्याख्या करना। तो संसाधित जो चित्र है, जो डेटा, उसका विश्लेषण कर जानकारी निकाली जाती है, और यह जो है मैनुअल आंखों से या कंप्यूटर पर आधारित हो सकती है। उसके बाद है डेटा का उपयोग। तो व्याख्या की गई जो जानकारी है बच्चों, इसका उपयोग कृषि, वन, जल संसाधन, पर्यावरण का संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जो किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में डेटा संग्रह से लेकर, मतलब डेटा का कलेक्ट करने से लेकर के उसका विश्लेषण करने, उसका उपयोग करने तक के चरण इसमें जो है बच्चों शामिल होते हैं। ठीक है, अगला भी देखिएगा कि संसाधन मानचित्र में सुदूर संवेदन की उपयोग क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसका उपयोग बच्चों जो पृथ्वी की सतह से दूर रहकर उपग्रहों और सेंसरों के माध्यम से डेटा एकत्र करने, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन, जल, मिट्टी, खनिज की स्थिति, उसका वितरण और परिवर्तनों का व्यापक सटीक मानचित्रण बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कुशल प्रबंधन, निगरानी, सतत विकास में मदद मिलती है। विशेषकर बड़े क्षेत्रों में जहां प्रत्यक्ष पहुंच जो है मुश्किल है। हमने देखा होगा जंगलों वगैरह का, जैसे कि वहां की निगरानी करनी हो तो उसमें जाना काफ़ी कुछ मुश्किल होता है, जैसे कि वहां पर शेर रहते, बाघ रहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, हम ड्रोन के माध्यम से, हम हवाई जहाज के माध्यम से हम उसका जो है निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम तस्वीर ले सकते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर पेड़ तो नहीं काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके माध्यम से हम उसकी निगरानी जो है ले सकते हैं, जहाँ पर हमको जाना जो है मुश्किल होता है। अब अगला देखिएगा, इसके हम उपयोग की बच्चों बात करें। अब सुदूर संवेदन के उपयोग समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि वन और जो है वानिकी में इसका उपयोग, जैसे कि जंगल के विस्तार, उसका घनत्व और स्वास्थ्य का मानचित्रण, जैसे कि जंगल की आग का पता लगाना, उसके जो प्रसार का अनुमान लगाना, जैसे कि वन कटाई और जो है निर्वनीकरण की निगरानी करना, मतलब जो है वनों की कटाई तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी जो है निगरानी करना। अगला भी देखिएगा कृषि। तो फसल के प्रकार, उपज उसका, उसकी जो है स्वास्थ्य, जैसे कि मिट्टी की नमी, उसमें जो पोषक तत्व इसका मूल्यांकन करने में भी जो है मदद करती है, और सिंचाई और जो उर्वरक प्रबंधन में भी जो है सहायता करता है। उसके बाद है जल संसाधन, जैसे कि सतह के जो है पानी, जैसे कि जो कि झीलें, जो नदियां हैं, इसकी गुणवत्ता का जो है मात्रा का मानचित्रण करना, भूजल संभावित क्षेत्रों की पहचान भी करना इसके द्वारा होता है। तो संक्षेप में हम कहें फिर, तो सुदूर संवेदन क्या है बच्चों? पृथ्वी और उसके संसाधनों को समझने, उसका प्रबंधन करने, उन्हें जो संरक्षित करने, मतलब उसका बचाव करने के लिए एक शक्तिशाली बहुमुखी तकनीकी है, जो निर्णय लेने, सतत विकास के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों जीआईएस में मानचित्र परिचय की उपयोगिता क्या है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी की गोलाकार सतह को समतल मानचित्र पर सटीक रूप से दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय जो डेटा है बच्चों, जैसे कि दूरी कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, दिशा कौन सी, आकार क्या है, इसका सही माप और विश्लेषण जो है संभव हो पाता है। क्योंकि कोई भी जो है समतल मानचित्र पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता है, तो प्रक्षेप का यह जो है तय करता है कि कौन सी विकृति स्वीकार्य है, जो डेटा के सही संदर्भ और विभिन्न जो मानचित्र है इसके एकीकरण के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके लिए जानी जाती है। संक्षेप में हम फिर कहें तो मानचित्र जो है प्रक्षेप जीआईएस का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो डिजिटल मानचित्रों को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाता है, जिससे डेटा को सही ढंग से देखा जाता है, उसका प्रबंध किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। और देखिएगा कि सुदूर संवेदन
डेटा एकत्र करने की तकनीकी है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो सुदूर संवेदन क्या है भैया? डेटा एकत्र करने की एक तकनीकी है, जैसे कि सैटेलाइट इमेज लेना। जबकि जीआईएस क्या है? अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कि सुदूर संवेदन क्या है और जीआईएस क्या है, इसके बीच में संबंध क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो सुदूर संवेदन क्या है बच्चों? ये जो है डेटा एकत्र करने की तकनीकी है, जैसे कि सैटेलाइट के द्वारा इमेज लेना, फोटो क्लिक करना। जबकि जीआईएस क्या है बच्चों? उस जो है डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसका विश्लेषण करना और दिखाने का एक सिस्टम है। संक्षेप में हम कहें तो आरएस का मतलब होता है कि रिमोट सेंसिंग, मतलब जो है जो सुदूर संवेदन है ये डेटा होता है, जबकि जीआईएस से उस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना इसका कार्य होता है। दोनों एक जो दूसरे के पूरक हैं, जहां आरएस रिमोट सेंसिंग पहले आता है, जीआईएस जो है उसके बाद उसका विश्लेषण करता है। तो ये था इनके बीच में संबंध। इनके बीच में हम अंतरों की बच्चों बात करें तो जो सुदूर संवेदन जो होता है ये डेटा का इसको एकत्र करता है, जबकि जीआईएस क्या है? इस डेटा को समझता है, उसका विश्लेषण करता है। उसके बाद है ये जो है दूर से अवलोकन जो है डेटा कैप्चर होता है, जैसे कि सैटेलाइट के द्वारा इसमें इमेज ली जाती है सुदूर संवेदन में। जबकि इसमें क्या है? डेटा प्रबंधन, क्वेरी, विजुअलाइजेशन इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और फिर निर्भरता दी हुई है। सुदूर जो संवेदन है बच्चों अपने आप में एक जो प्रक्रिया है, जबकि सुदूर संवेदन से प्राप्त जो डेटा है इस पर निर्भर रहता है जीआईएस। अब इसके संबंध की हम बात करें तो सुदूर संवेदन मतलब जो है आरएस जीआईएस के लिए डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और जीआईएस उस डेटा को उपयोगी बनाने में बदलता है जिससे बेहतर निर्णय लिया जा सके। और आरएस मतलब रिमोट सेंसिंग, ये डेटा देता है और जीआईएस क्या करता है? उस डेटा का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जीआईएस के अभिनव जो है संदर्भ क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, तो इसको भी समझ लीजिए। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसको हम जीआईएस कहते हैं, ये वर्तमान में विभिन्न मानचित्र बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 तक के इसके अभिनव अनुप्रयोग के कई सारे क्षेत्रों में इसको बदल दिया गया है, जैसे कि स्मार्ट सिटी। तो शहरों का जो हुबहू डिजिटल जो मॉडल है बनाकर ट्रैफिक, जो प्रदूषण है, जो ऊर्जा का खपत है, इसका वास्तविक समय में जो कि उसका प्रबंधन किया जा रहा है। उसके बाद है सटीक कृषि। सैटेलाइट जो है डेटा जीआईएस के जरिए किसान यह जो है जान सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में कितना पानी या फिर जो उर्वरक चाहिए, जिससे जो है संसाधनों की बचत जो होती है। उसके बाद है क्योंकि दिया हुआ है कि डिजास्टर जो है मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जैसे कि बाढ़, भूकंप, जंगल की आग जैसे जो आपदाएं हैं उसके समय जीआईएस का उपयोग तत्काल राहत कार्यों, प्रभावित क्षेत्रों के सटीक मानचित्रण के लिए किया जाता है। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि बीमारियों के प्रसार, उसको ट्रैक करने, अस्पतालों की बेहतर जो है लोकेशन तय करने में ये भूमिका जो है निभाता है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन, तो ये जो है कार्बनिक फुटप्रिंट की निगरानी, समुद्र के बढ़ते हुए जो जल स्तर इसका विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग जो है हो रहा है जीआईएस के माध्यम से। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका जो है सी आ गया है। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखिएगा। जीआईएस एवं जो सुदूर संवेदन के बीच में संबंध क्या, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास आपको बताना है। फिर सुदूर संवेदन की अवस्थाएं जो कि मैंने आपको कराई थी प्रक्रिया। उसके बाद है जीआईएस के ज्ञान आवश्यकता के महत्व, भी मैंने आपको कराए भी। सुदूर संवेदन तकनीकी एक बेहतर आंकड़ा स्रोत है, इसकी आपको कथन की विवेचना करना है। उसके बाद है जीआईएस के विभिन्न जो अवयव हैं उसको हम समझेंगे, और जीआईएस के जो अभिनव संदर्भ, अभी मैंने अभिनव संदर्भ आपको कराए हैं। अब यहाँ से केवल हम इसके विविध जो अवयव हैं इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जीआईएस के जो विभिन्न जो अवयव हैं बच्चों, इसके 5 अवयव हैं। कौन कौन से? एक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और जो है लोग और जो है विधियाँ। इसके जो है 5 इसके जो है हैं। ठीक है, जो मिलकर के जो है भौगोलिक डेटा को एकत्र करते हैं, उसका प्रतिबंध करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और प्रदर्शित करने का कार्य भी करते हैं, जिससे पैटर्न और जो है संबंध समझने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, तो इसके हम अवयव की हम बात करें एकदम जो कि विस्तार से, जैसे कि हार्डवेयर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसको भी समझ लेना, यही आपको लिख देना है। तो हार्डवेयर क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम सर्वर जो कि जीपीएस डिवाइस और अन्य उपकरण है जो जीआईएस सॉफ्टवेयर को चलाने, डेटा को स्टोर करने और डिस्प्ले करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, स्कैनर, जीपीएस जो है रिसीवर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, तो ये जो है वे प्रोग्राम और एप्लीकेशन है जो भौगोलिक डेटा को संभालने, उसका विश्लेषण करने, मानचित्र बनाने के लिए उपकरण जो है प्रदान करते हैं। उसके बाद है डेटा, तो जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको जो है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वेक्टर डेटा, ये जो है बिंदुओं, रेखाओं, बहुभुजों जैसे कि
कितनी जो है लंबी सड़क बननी चाहिए, कितनी दूरी तक बननी चाहिए, इमारत जो है कितनी बननी चाहिए, कितनी स्क्वायर फीट में, तो इसका जो है विश्लेषण करती है। ठीक है, उसके बाद है जो रेस्टर जो डेटा है बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कि उपग्रह चित्र, हवाई से तस्वीरें लेने इसमें शामिल होते हैं, रेस्टर जो है डेटा कहलाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो स्थान के बारे में ऋणात्मक ये जानकारी देता है, जैसे कि जनसंख्या कितनी है वहाँ पर, भूमि का उपयोग हम कैसे करें, तो ये सब हमको जानकारी देता है। अगला इसमें है लोग, तो वे जो है उपयोगकर्ता और पेशेवर जो जीपीएस को डिजाइन, कार्यान्वित और उसका उपयोग करते हैं, डेटा का प्रबंधन विश्लेषण करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, ये होते हैं लोग। उसके बाद है विधियाँ, तो इसमें जो है जीआईएस को लागू करने, इसका उपयोग करने के लिए परिभाषित योजनाएं, कार्यप्रणाली, व्यवसायिक नियम शामिल है, और जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम प्रभावी ढंग से काम करे। तो हम यदि सभी को हम एक साथ कह सकते हैं कि ये सभी घटक क्या है, एक साथ मिलकर प्रभावी जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसको बनाते हैं, जिससे जटिल स्थानीय जो समस्याएं हैं उसको समझने में हमको जो है मदद मिलती है। ठीक है, समझने और उसको हल करने में मदद मिलती है। अब यहाँ से सेक्शन सी है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सुदूर संवेदन की परिभाषा, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र बच्चों, इसकी परिभाषा मैंने शुरुआत में कराई थी। अब यहाँ इसका हम क्षेत्र, इसका हम विषय समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है सुदूर संवेदन की अवस्थाएं क्या, प्रक्रिया भी मैंने आपको कराई है। फिर है उपरोक्त आंकड़ों के साथ स्थानिक और जो अस्थानिक आंकड़ा, मैंने स्थानिक और जो अस्थानिक आंकड़ा मैंने दोनों आपको कराए हैं। उसके बाद है आपदा प्रबंधन, नगर नियोजन में जीपीएस की उपयोगिता का आपको वर्णन करना है। तो सभी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सुदूर संवेदन क्या है, इसका क्षेत्र समझ लीजिए। सुदूर संवेदन बच्चों क्या है, सुदूर संवेदन को हम दूर संवेदन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको स्पर्श किए बिना, जैसे कि आप जो है बैठे बैठे जो कि टीवी आप देख रहे होते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है, इसको आप जो है एक चैनल बदल रहे हो, दूसरा चैनल बदल रहे हो, तो ये क्या है, सुदूर संवेदन। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि आपने ड्रोन उड़ा दिया, ड्रोन के माध्यम से आप उस स्थान पर नहीं गए, लेकिन वहाँ की जो पिक है उसको आपने कैप्चर कर लिया है, तो ये क्या है, सुदूर संवेदन है। सैटेलाइट से इमेज लेना, ये सब क्या है, सुदूर संवेदन है। इसके हम क्षेत्र की बात करें बच्चों, इसका क्षेत्र एग्जाम में बनता है। तो सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग भूगोल के विभिन्न अध्ययनों, जैसे कि फसल के क्षेत्र, उसके उत्पादन, इसके आकलन करने के लिए, और मौसम के अनुसार उसका जो अनुमान लगाया जाता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, और भूमिगत जल की खोज करना कि जल कितना है, और मत्स्य पालन, वन संसाधन, तो इन सब चीज़ों का जो है हम कह सकते हो सफलतापूर्वक जो है उपयोग हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे कि कौन सा एरिया जो है बाढ़ग्रस्त है, कौन सा सूखाग्रस्त है, तो इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो इसके हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है मौसम के पूर्वानुमान, जैसे कि सुदूर संवेदन का उपयोग जो है वायुमंडल, विशेष रूप में मौसम संबंधी विभिन्न जो तथ्य हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सुदूर संवेदन तकनीकी के प्रयोग से चक्रवातों के आगे की जानकारी, दिशा आदि के जो हमको ज्ञान है भी प्राप्त होता है, और जो आंधी तूफान होती है, जो वर्षा होती है, इनकी भी जानकारी हमको मिलती है। फिर इसका अगला जो क्षेत्र है भूमिगत जल की खोज, तो इसके माध्यम से बच्चों विश्व के अनेक जो जहाँ पर पेयजल आपूर्ति समुचित नहीं है, या जो स्थानीय जल स्रोतों की पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद जनसंख्या के जो बहुल वाले जो देश हैं, जल आपूर्ति सभी मानव को सुलभ और सुनिश्चित नहीं होती है, तो ऐसे देश भूमिगत जल पर निर्भर होते हैं, और सुदूर संवेदन तकनीकी से भूमिगत जो जल है इसके स्रोतों को खोजने में पर्याप्त जो है सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद है खनिजों की खोज, तो इसके माध्यम से हम खनिजों की जो है खोज कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा खनिज मिल सकता है हमको। ठीक है, जैसे कि आप देखा होगा, आप जैसे कि जो कराई जाती है बोर वगैरह, बोरिंग जिसको कहती हैं, तो अब तो मशीनें आ गई कि कहाँ पर कराने से सक्सेस होगी, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इसी के द्वारा संभव हो पाई हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन के द्वारा। उसके बाद जैसे कि खनिजों की खोज करना, कहाँ पर कितना जो है रेडियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, कोयला है, तो इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं ज़मीन के ऊपर से ही। उसके बाद है वन संरक्षण के क्षेत्र में, जैसे कि बच्चों वन का हम संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि हम सैटेलाइट के माध्यम से, या फिर जो है हम ड्रोनों के माध्यम से, इसके माध्यम से उसकी हम निगरानी कर सकते हैं कि कोई जंगल तो नहीं काट रहा है। उसके बाद है मृदा संरक्षण में भी जो है ये भी इसका चल रहा है, मृदा का हम जो संरक्षण कर सकते हैं, उसकी जानकारी, जैसे कि भूमि कटाव की जानकारी भी सुदूर संवेदन द्वारा जो है सुगमतापूर्वक जो है की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है कृषि क्षेत्र में, तो इसका उपयोग जो है कृषि पर आधारित देश दूर संवेदन का उपयोग कृषि में बहुत उन्नति कर रहे हैं। फसल के संबंध में
अनुमान लगाने एवं जो बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे अब ऐप आ गए हैं, फट से फोटो खींचो कि कौन सी बीमारी लगी हुई है, चुपचाप आपको दवा रिकमेंड करेगा कि ये दवा लाकर इसमें जो है डालो। तो ये सब क्या कैसे संभव हो पाया है? सुदूर संवेदन के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों लिखना है। अगला देखिएगा कि आपदा प्रबंधन और नगर नियोजन में जीआईएस जो है इसकी उपयोगिता क्या है बच्चों? तो इसकी उपयोगिता बहुत है, क्योंकि यह जो है डेटा संचालित उसका निर्णय लेने, जोखिम का विश्लेषण करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है। आपदाओं से पहले तैयारी, जैसे कि जोखिम मानचित्रण, निकासी योजना और प्रक्रिया, यह जो है वास्तविक समय ट्रैकिंग सहायता जो है समन्वय में महत्वपूर्ण है। और शहरी नियोजन में भूमि उपयोग और जो बुनियादी ढांचे के विकास, सतत विकास के लिए स्थानिक जानकारी जो है प्रदान करता है। तो एकदम विस्तार से समझे आपदा प्रबंधन में बच्चों जीआईएस की क्या उपयोगिता है, कैसे महत्वपूर्ण है इसके लिए। जैसे कि जोखिम और जो भेद्यता का आकलन, जैसे कि बच्चों बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन, इसके खतरों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करता है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल पर आपके मैसेज आता होगा, जैसे कि बारिश के दिनों में कि आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में इतने जो है डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें बारिश होने की संभावना है इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक। तो ये सब चीज़ें जो संभव हो पाई बच्चों, ये सब इसी के द्वारा संभव हो पाई है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि खतरों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और उनसे होने वाले नुकसान का अनुमान इसमें जो है लगाया जाता है जीआईएस के माध्यम से। फिर है तैयारी और जो है समन, तो निकासी मार्गों की योजना बनाने और जो है बफर जोन बनाने, आपातकालीन सेवाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करने में भी जो है मदद करता है। उसके बाद है वास्तविक समय और जो प्रक्रिया, तो आपदा के दौरान घटना स्थल प्रभावित जो क्षेत्र है दिशाओं की मैपिंग करके त्वरित बचाव और राह कार्यों में सहायता करता है। उसके बाद है डेटा विश्लेषण, तो सामाजिक, आर्थिक और भू स्थानिक डेटा की परतों का विश्लेषण करके प्रभावी निर्णय लेने में जो मदद करता है। यदि हम नगर नियोजन में जीआईएस के उपयोग की बात करें, जैसे कि भूमि उपयोग योजना, जैसे कि आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक और जो मनोरंजन के क्षेत्र है उसके लिए भूमि का वर्गीकरण करना, उसकी पहचान करना, कि मतलब जैसे कि हम जीआईएस के माध्यम से हम कहाँ पर स्कूल बनाए ज़्यादा सही रहेगा, ये सब चीज़ें हमको जो है जीआईएस के माध्यम से जो है पता चलती है। उसके बाद है सतत विकास, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जो है उसका जो प्रभाव है उसका मूल्यांकन में सहायक है, जैसे कि निर्णय करके निगरानी करना, मतलब जो पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसकी हम निगरानी इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद है बुनियादी जो है ढांचा और जो प्रबंधन, जैसे कि शहरी विकास के लिए कुशल योजना बनाने, नई परियोजनाओं की योजना बनाने, उसका विश्लेषण करने में जो है मदद करता है। उसके बाद है स्थानीय डेटा प्रबंधन, तो विभिन्न प्रकार के स्थानिक डेटा, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, बुनियादी सुविधाएं, उसको एकीकृत प्रबंधित करने के लिए एक मंच जो है प्रदान करता है। तो संक्षेप में हम कहें तो जीआईएस एक जो कि शक्तिशाली निर्णय समर्थक प्रणाली है जो आपदाओं को प्रबंधित करने और शहरों को बेहतर ढंग से योजनाबद्ध तरीके करने के लिए आवश्यक सटीक और विस्तृत स्थानिक जो जानकारी है इसको प्रदान करता है, जिससे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जो होती है बच्चों। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों उपग्रह क्या है, सैटेलाइट क्या है, इसके प्रकार भी समझ लीजिए। उपग्रह बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, मतलब जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला प्राकृतिक आकाशीय पिंडियों को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी का जो उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद एक होता है कृत्रिम उपग्रह, या जो है मानव के द्वारा जो है निर्मित वे पिंड है जो पृथ्वी या जो है किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमा करते हैं, इसको हम कृत्रिम जो उपग्रह कहते हैं। तो ये दो प्रकार के बच्चों होते हैं। और विभिन्न प्रकार के उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है हमको प्रदान करते हैं। इतनी आपको लिखना है इस तरह से। इतनी आज की हमारी क्लास थी बच्चों, ज़्यादा हम कोई विस्तार में इसकी हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे इसलिए मैंने इसको आज रखा है। सभी क्वेश्चन देख के जाइएगा, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।